हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने प्लेटफॉर्म अमर ज्योति प्राइम पे। तो जहाँ पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, जो हमने ट्रांसफॉर्मर की ईएमएफ इक्वेशन देखी थी। प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड दोनों साइड की हमने ईएमएफ इक्वेशन देख ली है। और आज हमको क्या करना है, उन्हीं पे कुछ ऑब्जर्वेशन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि उनसे हमको क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, उनसे हम क्या समझते हैं, उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, या फिर हम बोलें उनमें क्या कंक्लूजन होंगे उनके। तो उन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो आप लोग यहाँ पे हेडिंग पुट कर लीजिए, ऑब्जर्वेशन ऑफ ईएमएफ। ठीक है, चलो, तो मैं यहाँ पे हेडिंग पुट कर देता हूँ, ऑब्जर्वेशन ऑफ ईएमएफ। ऑब्जर्वेशन ऑफ ईएमएफ इक्वेशन, ऐसा लिखना तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है ना। राइट, तो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जर्वेशन को देखने को मिलते हैं इसमें से, जिसमें से जो सबसे पहला हमारा ऑब्जर्वेशन होगा वो क्या है, दैट इज जो हमारा सबसे पहला ऑब्जर्वेशन होगा यहाँ पे, वो मैं आपको बताता हूँ। वो हमारा ऑब्जर्वेशन है कि हमारे ट्रांसफॉर्मर में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है ना, और जो हम सप्लाई करते हैं, दैट मीन्स V1 इक्वल्स टू, जो हम सप्लाई करते हैं दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ E1। ये आपको ध्यान में समझना है, ध्यान में रखना है। ये V1 आपका क्या है, अप्लाइड वोल्टेज है, हाँ या ना, बिल्कुल हाँ। ये आपका अप्लाइड वोल्टेज है और ये आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है ऑन द प्राइमरी। ये दोनों अप्रोक्सीमेट, इनका मेरिट यहाँ पे क्या होता है, बराबर होता है, बस यहाँ पे माइनस साइन आता है। इस वजह से हम ये बोलते हैं कि ट्रांसफॉर्मर हमारा एक तरीके से किस प्रकार का डिवाइस है, दैट इज द फेज शिफ्टिंग डिवाइस, क्योंकि वो एक फेज को शिफ्ट कर दे रहा है ना। अगर प्लस है तो उसको माइनस बना दे रहा है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये आपका V1 यहाँ पे क्या, आपका अप्लाइड वोल्टेज, दिस V1 इज योर अप्लाइड वोल्टेज। और यहाँ पे ये जो माइनस E1 है वो आपका क्या है, यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑन प्राइमरी, इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑन प्राइमरी साइड। इनका मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होता है। ओके, और इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं कि जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है दैट इज अ फेज शिफ्टिंग डिवाइस। या फिर अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो। किस तरीके से, अगर आप चाहो तो इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसा कि मैंने ऐसे आपको कल भी बताया था कि हम सबसे पहले यहाँ पे कहते हैं सप्लाई वोल्टेज देते हैं V। उसके 90 डिग्री के बाद आपका क्या आता है, यहाँ पे करंट आता है, दैट इज आई म्यू। ठीक है ना, ये आपका आई म्यू करंट आता है। और इसी आई म्यू से सेम फेज में आपका क्या आता है, यहाँ पे फ्लक्स, जिसको बोलता हूं मैं फाई एम। ठीक है, और इसी फ्लक्स से 90 डिग्री लैगिंग पे आपका क्या आता है, आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ। एक आता है E1 और एक आता है आपका E2। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ये आपका E1 है और ये आपका E2 है। तो अगर आप ध्यान से देखो, E1 और E2 का जो आपके पास यहाँ पे क्या है, E1 और E2 में आपके पास यहाँ पे हमारे पास जो फेस है वो कितना, 180 डिग्री का है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कितना एंगल बना रहे हैं दोनों, ये आपका 180 डिग्री एंगल बना रहे हैं। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट हमारे पास होगा कि हमारे ट्रांसफॉर्मर में नेम प्लेट रेटिंग होती है कि नहीं होती है, बिल्कुल होती है ना। तो नेम प्लेट रेटिंग में कौन सी रेटिंग दी रहती है, V1/V2 या E1/E2। अगर हम बात करें यहाँ पे किसके बारे में, नेम प्लेट रेटिंग, हमारे ट्रांसफॉर्मर में जो नेम प्लेट रेटिंग होती है उसमें कौन सी रेटिंग मेंशन होती है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि शायद V1/V2 रहती हो, है ना। एक मन में हमारे डाउट आता है, शायद से V1/V2 रहती है या फिर E1/E2 रहती है, ये डाउट मन में बनता है। तो याद रखना है कि वहां पे हमारे पास V1/V2 नहीं होता। नेम प्लेट रेटिंग में हमारे पास यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज नहीं होते हैं, दे आर इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, तो वहां पे हमारे पास ये क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है।
ठीक है ना। तो नेम प्लेट रेटिंग में हमारे पास क्या होती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ रेटिंग E1 बाई E2 रहेगी, V1 बाई V2 नहीं रहेगी। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। थर्ड जो हम लोग आपको बताना चाहेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, मतलब ऑब्जर्वेशन है, वो ये है कि हमको E1 का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, E1 इक्वल टू होता है 4.44 N1 BM A इंटू एफ। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है E1 का। अगर मैं यहाँ से N1 को इधर ले आऊं तो E1 बाय N1, ये क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, दैट विल बी इक्वल टू 4.44 BM A इंटू एफ। ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। और इसको हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ पर टर्न। एन से डिवाइड कर देते, इसको हम बोलते हैं ईएमएफ पर टर्न विथ रिस्पेक्ट टू प्राइमरी। समझ में आई बात की नहीं आई? इसको हम क्या बोलते हैं, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इसको मैं बोलता हूं ईएमएफ पर टर्न विथ रिस्पेक्ट टू प्राइमरी। सिमिलरली अगर मैं इसको देखना चाहूं E2 फॉर्मूला क्या होता है, 4.44 N2 BM इंटू ए इंटू एफ, ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं N2 को इधर ले आऊं तो ये क्या बन जाएगा, E2 बाय N2, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, 4.44 BM इंटू ए इंटू एफ। ये हमारा क्या कहलाता है, ईएमएफ पर टन विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, सेकेंडरी साइड। हाँ या ना, बिल्कुल हाँ। ये हमारा कहलाता है क्या, ईएमएफ पर टर्न विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी। तो एक यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि हमारे ट्रांसफॉर्मर में ईएमएफ पर टर्न विथ रिस्पेक्ट टू प्राइमरी हमेशा बराबर होगा ईएमएफ पर टर्न विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी। मतलब हमारी प्राइमरी साइड मान लो 100 टर्न्स है, हमारे सेकेंडरी से मान लो 500 टर्न। ठीक है, एग्जांपल एज्यूम कर लो, मतलब प्राइमरी साइड कुछ टर्न्स है, सेकेंडरी साइड कुछ टर्न्स है। तो प्राइमरी साइड में जो एक टर्न होगा उसमें जितना भी ईएमएफ इंड्यूस होता है उतना ही सेम ईएमएफ इंड्यूस होता है सेकेंडरी वाइंडिंग में जो एक कंडक्टर होगा उसमें। समझ में आया आपको क्या बोला मैंने? तो जो एक टर्न में ईएमएफ इंड्यूस होगा, चाहे वो प्राइमरी साइड हो चाहे सेकेंडरी साइड हो, वो आपका हमेशा बराबर होगा। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो ईएमएफ पर टर्न विथ रिस्पेक्ट टू प्राइमरी will be always equals to EMF per turn with respect to secondary। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई? नोट कर लो इतना पहले, फिर आगे बढ़ू मैं नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे देखना। जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन दिया है, वो क्या दिया है, आप अगर मैं इसको फोर्थ की बात करूं, मैं फोर्थ ऑब्जर्वेशन जो होगा मेरा, मैंने अभी तो देर पहले बताया ईएमएफ पर टन ऑफ प्राइमरी मतलब E1 बाय N1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू व्हिच वन, E2 बाय N2। हाँ या ना? हाँ ना, ये होता है कि नहीं होता? होता है। अगर मैं यहां से क्या कर दूं, अगर मैं यहां से N1 को इधर ले जाऊं और N2 को इधर ले जाऊं, मतलब E1 को नीचे ले जाऊं N2 को इधर ले जाऊं, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, N2 बाय N1। क्या बन जाएगा मेरे पास यहाँ पे, N2 बाय N1 इक्वल्स टू विच वन, E2, और E1 नीचे आ जाएगा तो ET बाय E1। और इसी इन दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, आपका K, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो हमको एक फॉर्मूला मिल गया यहाँ पे, किसका फॉर्मूला मिल गया, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का। जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे? ओके, तो यहां तक हम पहुंच गए। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। एक ऑब्जर्वेशन और है जो आपको समझना है, ये इसी पॉइंट पे ही, कि हमको पता है के क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो अगर हम पूछें टर्न्स रेशियो क्या होता है, किसके बारे में, टर्न्स रेशियो। तो टर्न्स रेशियो आपका यहाँ पे हम बोलेंगे कि आपका रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है ये आपका, रेसिप्रोकल। किसका रेसिप्रोकल होता है,
ये आपका रेसिप्रोकल होता है किसका? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का। ये आपका रेसिप्रोकल था किसका? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का। मतलब किसका? के का। राइट, तो याद रखना जो हमारा टर्न्स रेशियो होता है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? 1/k। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है चीज? अच्छा, अब यहाँ पे थोड़े से और भी कुछ ऑब्जर्वेशन है जो मैं बताऊंगा, लेकिन थोड़े से इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है वो। ठीक है, जो कि आप सभी को ध्यान में रखना है। तो कौन सा ऑब्जर्वेशन है वो समझना सभी लोग। अगर मैं, मुझे पता है कि ईएमएफ इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू प्राइमरी क्या थी मेरे पास यहाँ पे, E1 इक्वल्स टू 4.44 N1 BM A इंटू एफ, ये था हमारे पास फॉर्मूला। लेकिन अगर इसी में से हम चाहें कि हमारे पास वाइंडिंग रेजिस्टेंस जीरो है, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ क्या, देखना सभी लोग, अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पे मेरे पास वाइंडिंग रेजिस्टेंस क्या है? जीरो। वाइंडिंग रेजिस्टेंस क्या यहाँ पे? जीरो। दैट मीन्स E1 इक्वल्स टू V1। तो मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे क्या? V1 इक्वल्स टू 4.44 N1 BM इंटू A इंटू एफ, है ना? ओके, तो अगर मैं यहाँ पे यहां से BM को देखूं, अगर मैं यहाँ पे BM को देखूं तो BM कितना आएगा मेरे पास? BM इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? V1 डिवाइडेड बाय 4.44 N1 इंटू A इंटू एफ। तो अगर मैं बात करूं कि मैं चाहता हूं कि मेरे ट्रांसफॉर्मर कोर पे फ्लक्स कांस्टेंट रहे, उसके लिए BM का कांस्टेंट रहना बहुत जरूरी है ना? अगर BM कांस्टेंट नहीं है तो मेरा फ्लक्स भी कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, अब अगर मुझे BM को कांस्टेंट रखना तो याद रखना N1 तो ऑलरेडी कांस्टेंट ही होता है, नंबर ऑफ टर्न्स एक बार ट्रांसफॉर्मर बन गया तो N1 थोड़ा चेंज कर लोगे आप उसमें, आप एरिया थोड़ा चेंज कर लोगे। 4.4 तो वैसे ही कांस्टेंट ही है, ये तो एक नंबर है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब क्या है कि जो BM है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? BM आपका जो मैग्नेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, वो आपका प्रोपोर्शनल होता है किसकी? V/F, वोल्टेज बाय फ्रीक्वेंसी। ये इसके क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। हाँ या ना? ये आपका BM इसके प्रोपोर्शनल होता है, BM डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V/F। तो अब मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ आपको समझना, कि अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज को बढ़ाता हूं तो BM मेरा बढ़ जाएगा, है ना? और BM का बढ़ना होता है फ्लक्स बढ़ जाएगा, और फ्लक्स बढ़ जाएगा तो उतना फ्लक्स क्रिएट करने के लिए ट्रांसफार्मर को ज्यादा सप्लाई करंट देना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो आप यहाँ पे वोल्टेज को नहीं बढ़ा सकते विथ चेंजिंग, विथ मेकिंग फ्रीक्वेंसी एज कांस्टेंट। मतलब फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट मान के अगर आप वोल्टेज को बढ़ा दोगे, दैट मींस उससे BM बढ़ जाएगा, BM बढ़ने से फ्लक्स बढ़ जाएगा, और जब फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा तो जो ट्रांसफार्मर का कोर है वो सप्लाई से ज्यादा करंट डिमांड करेगा। ठीक है ना? तो आपका वहां पे IMU करंट ज्यादा हो जाएगा, तब मतलब जो मैग्नेटाइजिंग करंट है वो ज्यादा फ्लो होगी, जो कि हम नहीं चाहते, दैट इज अनडिजायरेबल केस। तो हम क्या चाहते हैं कि अगर हमको ट्रांसफॉर्मर कोर में फ्लक्स को कांस्टेंट बना के रखना है, क्योंकि हमारा ट्रांसफॉर्मर कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस है, तो हमको BM को कांस्टेंट बनाना पड़ेगा। और ट्रांसफॉर्मर को अगर BM को कांस्टेंट बनाना है तो हमको V/F के रेशियो कांस्टेंट बनाना पड़ेगा। जैसे कि अगर मान लो, जैसे कि मान लो अगर मेरे पास यहाँ पे पूछूं कि मेरे पास वोल्टेज, और यहाँ पे लिखता हूँ फ्रीक्वेंसी, मान लो वोल्टेज है 100 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो मेरे पास आप लोग मुझे बताना कि BM कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा। दो तीन मैं केस लेता हूं यहाँ पे। ठीक है, तो अब मुझे बताना कि अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज लेता हूं मान लो कितना, 500 वोल्ट। ठीक ना, वोल्टेज मैंने 500 वोल्ट कर दिया, और इसको मैंने कर दिया 250 हर्ट्ज। तो क्या मेरे पास यहाँ पे फ्लक्स में चेंजेस आएंगे क्या? फ्लक्स में चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि V/F रेशियो अभी भी क्या आ रहा है यहाँ पे? कांस्टेंट आ रहा है। इसमें चेक कर लो कितना आ रहा था आपका, 2 आता है। 100/50 कितना होता है? 2 आता है। तो यहाँ पे 500/250 को कितना 2 ही आएगा ना? कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा? उतना ही आया कि नहीं आया? दोनों बराबर आए ना? दैट मीन्स आपका यहाँ पे BM में चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बोल दूं यहाँ पे कि वोल्टेज आपका 500 है और ये आपका 200 है, 200 हर्ट्ज,
फ्रीक्वेंसी। अगर आप पे 200 हर्ट्ज है तो आपका V बाय एफ का रेशियो बढ़ गया है, मतलब BM आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और BM इंक्रीज हो जाए फ्लक्स इंक्रीज होगा, और जो फ्लक्स इंक्रीज होगा तो जो ट्रांसफार्मर का कोर है वो सप्लाई से ज्यादा करंट डिमांड करेगा फॉर क्रिएशन ऑफ फ्लक्स। दैट मीन्स हमें इस बात का ध्यान देना है, ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर V और F या तो कांस्टेंट रहे, या फिर अगर इनको चेंज भी करने की जरूरत पड़ रही है तो इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोग लिख लो यहाँ पे, ज्यादा बेटर रहेगा। क्या बोला मैंने, आप चाहो तो लिख लो यहाँ पे। दैट मीन्स ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर V by F ratio should be constant, otherwise BM will increase, which will increase flux also. Okay, and यहाँ पे लिख लो, and if flux increased, so transformer core will demand more magnetizing current, from source for creation of flux, which is undesirable. समझ में आई बात? राइट, तो ये बात भी हमको ध्यान देना है कि ट्रांसफार्मर की वर्किंग के लिए सर इफ V बाय एफ रेशियो लेसर, उससे भी हमको प्रॉब्लम होगी। अगर हमारा V बाय एफ का रेशियो कम हो गया, दैट मीन्स BM हमारा कम हो जाएगा, तो हमारा फ्लक्स कम हो जाएगा, और जब फ्लक्स कम हो जाएगा तो हमारे ट्रांसफार्मर की जो EMF इंड्यूस होने वाला वो भी प्रॉपर नहीं होगा, है ना। जो हमारा अगर फ्लक्स कम हो गया दैट मीन्स हमारे को जो EMF चाहिए वो हमको ज्यादा नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, ओके, आई थिंक अब आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि हमारा जो ट्रांसफार्मर का ऑपरेशन है वो कैसा होगा विथ आयरन लॉसेस। अभी मैंने क्या बोला था कि अगर हमारे ट्रांसफार्मर का परमिबिलिटी इन्फिनिटी नहीं है तो हमारे ट्रांसफार्मर का ऑपरेशन कैसा होगा वो मैंने आपको बताया। उसी केस में मैंने आपको E1 और E2 के बारे में बताया, और उसी के साथ मैंने आपको जो हमारे ऑब्जर्वेशन बन सकते थे वो मैंने आपको बताया। अब थोड़ा सा यहाँ पे बात आती है किसके बारे में, कि हमारा जो ट्रांसफार्मर का ऑपरेशन है विथ आयरन लॉस वो कैसा होगा, उसके बारे में भी थोड़ा हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पे हेडिंग पुट कर लीजिएगा, ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर विथ आयरन लॉस। ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर विथ आयरन लॉसेस, दैट मीन्स कि अब हमारे ट्रांसफार्मर कोर में से जो सप्लाई है उससे एक और करंट लेनी पड़ेगी। क्यों लेनी पड़ेगी भाई?
क्यों लेनी पड़ेगी? क्योंकि अब हमको ट्रांसफॉर्मर कोर पे कुछ आयरन लॉस जो होंगे उनको भी सप्लाई करना है, तो एक एडिशनल करंट हमको सप्लाई से लेनी पड़ेगी जो कि उस आयरन लॉस को सप्लाई करेगा। ठीक है, तो अभी आप समझना थोड़ा सा, यहाँ पे हमने अभी तक दो प्रकार की करंट देख ली। एक तो मैंने देखी आईएमयू करंट, जो इसके पहले मैं देखा था यहाँ पे, जिसको बोलता हूँ मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। सो मैं क्या बोलता हूँ आपका मैग्नेटाइजिंग करंट। और इसका पर्पस सबको पता है क्या था इसका, फॉर क्रिएशन ऑफ फ्लक्स। ये करंट क्यों फ्लो हो रही थी? फॉर क्रिएशन ऑफ फ्लक्स। और अब हम एक यहाँ पे दूसरी करंट देखेंगे हमारे सप्लाई से जो निकलेगी, वो होगी आई डब्ल्यू, जिसको हम बोलते हैं वर्किंग कंपोनेंट करंट। वर्किंग करंट ऐसा हम बोल सकते हैं, वर्किंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट। आप इतना लिखो, वर्किंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट। क्योंकि हम जो हमारा पहला करंट है ना, मैग्नेटाइजिंग करंट, भी ये भी नो लोड करंट है, तो आप इसको क्या बोलोगे? मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट। इसको आप बोल रहे हो वर्किंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट। और इसका पर्पस क्या है? फॉर आयरन लॉसेस। आयरन लॉसेस को सप्लाई करने के लिए ये करंट हमारे पास यहाँ पे फ्लो होगी। मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूँ तो किस प्रकार से एक्सप्लेन करूंगा कि जैसे मान लीजिए ये मेरे पास ट्रांसफॉर्मर कोर है, इसमें दो वाइंडिंग है, ट्रांसफॉर्मर कोर हो गया, और यहाँ पे मेरे पास कितनी वाइंडिंग है? दो वाइंडिंग है। एक वाइंडिंग ये हो गई, एक वाइंडिंग ये हो गई। ठीक है, यहाँ पे मैं सप्लाई देता हूँ, हियर आई एम सप्लाइंग एसी सप्लाई। ओके, ये पास एसी सप्लाई हो गया। और यहाँ पे मुझे पता है कि पहले एक करंट फ्लो होती है, इसको बोलता था मैं आई म्यू, और अब यहाँ पे आई डब्ल्यू करंट भी फ्लो होने लगी। आई डब्ल्यू क्यों, किस लिए है? कि यहाँ पे जो आयरन लॉस होगा उसके लिए है, और आई म्यू किस लिए है? क्योंकि यहाँ पे जो फ्लक्स क्रिएट करना है मुझे कोर के अंदर, है ना, तो उस फ्लक्स को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे फाई करंट क्रिएट करने, फाई फ्लक्स क्रिएट करने के लिए आई म्यू करंट यहाँ पे निकल रही है। ठीक है, तो इन दोनों में आपको इस बात का ध्यान देना है कि हमारे पास यहाँ पे लोड है जो कि किस कंडीशन में है? नो लोड कंडीशन पे है, मतलब यहाँ पे कोई भी लोड नहीं है। तो मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा ट्रांसफॉर्मर का जो ऑपरेशन होगा विद आयरन लॉस में और नो लोड कंडीशन में, कितनी करंट हमारे पास यहाँ पे फ्लो होने वाली, दो करंट आईम्यू और आईडब्ल्यू, इन दोनों के फेजर्स हमको हम क्या बोलते हैं? आपका नो लोड करंट, जिसको मैं बोलता हूँ आपका आई नॉट। इसी को बोलता हूँ आपका क्या? आई नॉट। आई नॉट क्या है? आई म्यू और आई डब्ल्यू। आई म्यू क्यों है? फ्लक्स के क्रिएशन के लिए है। आई डब्ल्यू क्यों है? वर्किंग कंपोनेंट, जो कि आर एल को सप्लाई करेगा। अगर मैं इन दोनों में थोड़ा सा कुछ कंपैरिजन बताऊं आई म्यू और आई डब्ल्यू के बीच में, क्या वीडियो पॉज हो गया क्या? अभी ठीक है? क्या हो गया भाई, इंटरनेट को क्या दिक्कत जा रही है? हम्म, नाउ क्लियर। चलो, तो क्या बोला मैंने कि अगर मैं इन दोनों में कंपैरिजन देखना चाहूं तो वो क्या हो जाएगा, देखना सभी लोग। मैं यहाँ पे इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। हियर इट इज आई म्यू, और यहाँ पे हो गया मेरे पास ये आई डब्ल्यू। मैं इन दोनों के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस बताने वाला हूँ। देखो, पहली बात तो जो आई म्यू है वो क्या है? रिएक्टिव कंपोनेंट, क्योंकि फ्लक्स क्रिएट कर रहा है ना, तो किस प्रकार कंपोनेंट है? रिएक्टिव, रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ आई नॉट। और आई डब्ल्यू क्या है? ये वर्किंग है, मतलब ये रिएक्टिव नहीं, ये आपका एक्टिव कंपोनेंट। क्या बोलोगे आप इसको? दिस इज योर एक्टिव कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट आई नॉट। दिस इज योर एक्टिव कंपोनेंट ऑफ आई नॉट। आई नॉट क्या आपका? नो लोड करंट। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आपको देखना है कि जो आई म्यू है उससे कोई लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो इसको हम बोलते हैं वॉटलेस कंपोनेंट। क्या बोलेंगे हम इसको? वॉटलेस, मतलब पावर तो लॉस हो नहीं रहा कुछ, तो इसको बोलते हैं वॉटलेस कंपोनेंट। और इसको हम बोलते हैं आपका वॉट फुल कंपोनेंट, क्योंकि इस लॉस हो रहा था, पावर लॉस हो रहा है, तो उसको बोलेंगे वॉट फुल कंपोनेंट।
और अगर हम बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे इनके बीच में, हम ये बोलेंगे क्योंकि ये रिएक्टिव है, रिएक्टिव में आपको पता है इंडक्टर है, तो वोल्टेज और करंट में क्वाड्रेचर का एंगल होता है, मतलब 90 डिग्री का एंगल होता है। दैट मीन्स कि हमारा जो आईम्यू है, आईम्यू और सप्लाई वोल्टेज के बीच में कितना एंगल होगा, 90 डिग्री का। आपको पहले बताया भी हूँ, कहाँ पे, ये देखो कहीं पे मैंने फेजर बनाया था ना, ये आई म्यू और वी के बीच में कितना गैप है आपके पास, 90 डिग्री का। तो ये आपका हमेशा क्वाड्रेचर में होगा विथ सप्लाई। तो आप इसको बोल सकते हो यहाँ पे, ये आपका क्या होगा, क्वाड्रेचर इन विथ सप्लाई। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं आई डब्ल्यू की, तो आई डब्ल्यू क्योंकि ये वर्किंग कंपोनेंट है, मतलब रेजिस्टेंस जैसा है, दैट मीन्स ये आपका सप्लाई के सेम फेज में रहे, ठीक है ना, इट विल बी ऑलवेज इन सेम फेज विद द सप्लाई। तो लिखना आपको यहाँ पे, विल बी ऑलवेज इन सेम फेज विथ सप्लाई, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि सप्लाई के हमेशा सेम फेज में रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करूं मैं, कि जो नो लोड करंट होती है ना, या फिर हम बोले जो फुल लोड हमारी करंट होती है, हम लोड प्रेजेंट लगा देंगे तो जो हमारे पास करंट फ्लो होगा उसको बोलते हैं फुल लोड करंट। तो ये जो आईयू करंट है वो फुल लोड करंट का 4 से 5% होती है। कितना होता है आपका ये, अगर आप चाहो तो आप लिख सकते हो, ये आपका ऐसा हम बोल सकते हैं इसको 4 to 5% ऑफ फुल लोड करंट होती है। और वहीं पे अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये आपका 1 से 2% होती है फुल लोड करंट, 1 से 2% ऑफ फुल लोड करंट। क्योंकि अगर ये होगी ना ज्यादा, तो आपका लॉस भी ज्यादा होगा। तो ज्यादा आपको इस करंट को फ्लो नहीं कराना है आईडब्ल्यू पर, राइट। तो आईडब्ल्यू करंट थोड़ा कम होती है और आईयू थोड़ा ज्यादा होती है। तो अगर मुझे इनको मॉडल करना पड़े, है ना, किसी कंपोनेंट से, तो वो मैं कैसे करूंगा वो भी देख लो। इनको मैं करता हूँ इस प्रकार से मॉडल, इसको मैं करता हूँ इंडक्टेंस से और इसको मैं करता हूँ रेजिस्टेंस से। क्यों, ये पहला वाला क्वाड्रेचर में होता है, तो इंडक्टर में होता है वो चीज, सेम चीज है ना। तो मतलब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ का जो वोल्टेज है वो V1 है, तो यहाँ पे कितनी करंट फ्लो होगी आपकी, आईम्यू करंट फ्लो होगी। और V1 और आईम्यू के बीच में कितना एंगल होता है, 90 डिग्री का, जो कि इंडक्टर रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे बोलने में करते हैं, यहाँ पे आपका प्लस माइनस V1 वोल्टेज है, और यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी उसको बोलता है आई डब्ल्यू। क्योंकि आई डब्ल्यू और V1 सेम फेज में होते हैं विद केस ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं, यहाँ पे लिखा भी सेम फेज में होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। मैंने दो करंट बताई आपको, आई म्यू और आई डब्ल्यू, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से बताना चाहूँ तो ऐसा बोल सकता हूँ कि जैसे ये मेरे पास सप्लाई थी, जिसको मैं बोलता हूँ V1, उससे 90 डिग्री पे मेरे पास क्या है, आई म्यू, हाँ या ना, बिल्कुल हाँ। आई म्यू से मुझे यहाँ पे क्या मिला, फ्लक्स, बोलता हूँ आपके पास यहाँ पे पाई एम। और इस सप्लाई के सेम फेज में मेरे पास एक करंट देखने को मिलता है, जिसको मैं बोलता हूँ आपका क्या, आई डब्ल्यू। और इन दोनों का जो फेजर सम होगा उसी को मैं बोलता हूँ आपका नो लोड करंट। इन दोनों का जो फेजर सम होगा उसी को मैं बोलता हूँ आपका कौन सी करंट, नो लोड करंट, लाइक दिस आई नॉट। मतलब आई नॉट आपका यहाँ पे क्या, तो क्या बोलोगे, आई नॉट इज द, आई नॉट इक्वल्स टू आई म्यू वेक्टर प्लस आई डब्ल्यू वेक्टर। या फिर अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं आई नॉट, तो कितना हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आई म्यू स्क्वायर प्लस आई डब्ल्यू स्क्वायर। ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। बहुत लोगों ने बोला भी था कि सर थोड़ा धीरे धीरे कराइएगा, 2-3 दिन की छुट्टी चाहिए। छुट्टी तो नहीं मिल पाई क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पीछे चल रहे हैं, बट ये है कि हम लोग थोड़ा सा कंटेंट कम रख सकते हैं। तो ये हमने किसके बारे में देखा कि हमारा ट्रांसफॉर्मर कैसे वर्क करता है विथ आयरन लॉस, दैट मीन्स हमारे प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर में कुछ ना कुछ आयरन लॉसेस होते हैं।
अगर आयरन लॉसेज हैं मतलब हमारे ट्रांसफार्मर में एक और करंट होगी, दैट विल बी IW, इसको बोलते हैं वर्किंग कंपोनेंट ऑफ करंट। आई थिंक सबको यहाँ तक क्लियर होगा। जो भी डाउट होगा वो आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। एक दो दिन में मैं इसके बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा, तो जो भी इनके बीच में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।